बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में जो सज़ा सुनाई गई थी, उसकी अपीलें ज़ेर समाअत थीं और आज जिस किस्म की अदालती कार्रवाई हुई है और जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, उससे ये महसूस होता है कि ये साइफर केस जो है ये अब उड़ गया है और इस साइफर केस में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की सजाएं जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। और ये क्यों हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम केस आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जो पाकिस्तान में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसला हुआ था। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। तो फिर उस पर मुख्तलिफ अपीलें फाइल की गई थी। उस उन अपीलों में उस फैसले को सस्पेंड कर दिया गया था। तो आज उसमें भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि साइफर केस में आज क्या हुआ है। नाजरीन, साइफर केस में आज जो कुछ हुआ और जिस किस्म के अदालती रिमार्क्स आए हैं, उसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि साइफर केस है क्या। बुनियादी तौर पर ये एफआईआर दर्ज की गई थी एफआईए साइबर क्राइम विंग में, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, आजम खान, इन लोगों पर यह इल्जाम था कि इमरान खान साहब ने साइफर को ट्विस्ट करके अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर की कापी उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी और फिर उस कापी को गुम कर दिया। साइफर सिस्टम की सिक्योरिटी को उन्होंने मुतासिर किया और आजम खान पर साइफर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और ट्विस्ट करने का इल्जाम लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब पर मुआवनत और साजिश और इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम लगाया गया और फिर ये भी इल्जाम था कि इमरान खान साहब ने इस साइफर को पब्लिक करके दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको खतरे में डाला है। अब इस पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और सेक्शन 9, इसके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई और इसमें दफा 34 पाकिस्तान जो ताजीरात पाकिस्तान है वो भी लगाई गई। तो इमरान खान साहब का ये केस जब ट्रायल हुआ तो उसकी दरखास्त जमानत भी खारिज हुई और फिर इस केस में अल्टीमेटली उन्हें सजाएं सुनाई गई 10-10 साल की, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और इमरान खान साहब को भी। तो आज जब ये केस की चूंकि 2-3 दिन से ये केस जेर समाअत है, तो आज जब ये समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर जो वकील है इमरान खान साहब के, वो भी आज अली बुखारी, बैरिस्टर तैमूर मलिक, शिराज अहमद रांझा, बैरिस्टर गोहर अली, उमर अयूब खान, नियाजुल्लाह न्याजी, शाह महमूद कुरैशी साहब के अहल खाना, इमरान खान साहब की हमशीर गान और दीगर लोग जो हैं वो इसमें आज की समाअत में शामिल थे। और एफआईए की जानिब से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह साहब, वो भी इसमें पेश हुए। जुल्फकार अब्बास नकवी वो भी पेश हुए इसमें। तो ये दो जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, आमिर फारूक साहब और गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल ये बेंच जिसने आज समाअत की। तो आज जब ये इस पर समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से पूछा गया कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई गई थी, क्या वो आई है? तो फिर जवाब ये मिला कि वो रिपोर्ट पेश नहीं हुई। सलमान सफदर साहब ने जब आर्गूमेंट स्टार्ट किए तो उन्होंने कहा कि जी साइफर ऑफिस जो है वो 24 घंटे काम करता है, साइफर ऑफिस कभी बंद नहीं होता, असल साइफर वसूल करने वाले अफसर के पास रहता है। तो फिर अदालत ने कहा कि गवाह ने तो ये भी कहा है कि उसने साइफर डाउनलोड किया है, क्या जिस ईमेल में आया क्या वो साइफर वहां अब भी मौजूद है? तो और फिर तमाम ओरिजिनल साइफर जो है वो उनको डी कोड करने के बाद खत्म कर दिया जाता है। ये जवाब दिया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे। तो फिर अदालत ने पूछा कि क्या डी कोडेड साइफर भी वापस आने के बाद खत्म कर दिए जाते हैं? तो जवाब ये दिया गया कि जी डी कोडेड की कॉपी जो है वो भी बाद अज़ां खत्म कर दी जाती है। तो फिर अदालत की जानिब से दोबारा सवाल किया गया कि क्या सॉफ्ट कॉपी रहती है? तो एफआईए के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जी वो कापी तो रहेगी। तो फिर इस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि रहेगी या नहीं, आपको बहुत सोच समझकर बहुत एहतियात से जवाब देना है। जस्टिस गुलशन साहब ने कहा कि जो कुछ जहां तक मुझे याद पड़ता है, जब ये समाअत हो रही थी जमानत की तो इस पर कोई बुक दी गई थी। तो फिर प्रोसिक्यूटर ने भी ये कहा कि जी जो भेजेंगे वो जाय कर देंगे, वहां कुछ नहीं पड़ा होगा। तो अदालत की जानिब से ये भी पूछा गया कि जी ये गाइडलाइंस जो हैं ये कहाँ लिखी हुई हैं? तो फिर इस पर ये जवाब आया, कोर्ट की ही जानिब से ये बताया गया कि जब दरखास्त जमानत ज़ेर समाअत थी तो फिर एक किताब दी गई थी, कोई बुक दी गई थी। और तो फिर ये जो साइफर कोडेड फॉर्म में है वो रहेगा या नहीं, अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया। तो फिर जवाब ये दिया हामिद अली शाह साहब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं कि जी वो तो रहेगा। तो जहां इस पर फिर जो है वो सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी हमने ट्रायल कोर्ट को साइफर गाइडलाइन की दरखास्त दी थी
जो मुस्तरद कर दी गई थी। तो फिर इस पर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो फिर इस पर उन्होंने कहा और बड़ी अहम उनके रिमार्क्स आए, और इस रिमार्क को अगर सामने रखा जाए तो इस केस का फैसला क्या होगा इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जी सारा केस एक डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है और वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर ही नहीं है, या कम से कम उस डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड भी जो मतन है वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है। तो वकील साहब की जानिब से ये कहा गया कि जी आइडियली प्रोसिक्यूशन का ये केस था कि जी दफ्तर खारजा से कोई साइफर चोरी करके किसी मुल्क दुश्मन को दे दे। तो क्या फिर पूछा गया सवाल किया गया कि क्या गवाह कह रहा है कि ये डीजी की हिदायत पर साइफर जो है उसकी कापी तफ्तीशी ऑफिसर को दी गई? ये अदालत की जानिब से बड़ा अहम सवाल था कि क्या डायरेक्टर जनरल के कहने पर जो साइफर की कॉपी है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने इस केस की तफ्तीश की है, क्या कॉपी उसको दी गई? तो इसका जो है वो जवाब दिया बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी तफ्तीशी ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किसी स्टेज पर ये नहीं कहा कि उसे साइफर की कॉपी दी गई है। तो फिर इस पर जज साहब ने कहा कि जी ये क्रिमिनल केस है, वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर ये केस बनाया गया है वो डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट जिसके गलत इस्तेमाल का या ट्विस्ट करने का इल्जाम जो है वो भी मौजूद, वो इल्जाम उसका मतन ही रिकॉर्ड पर नहीं है। तो ये सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है और हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। प्रोसिक्यूशन ने, इस्तगासा ने बगैर किसी शक व शुबा के अपना केस साबित करना होता है। ये आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से कहा गया। तो फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने केस सुना गया, क्योंकि दरख्वास्त जमानत जो है वो इमरान खान साहब की इस केस में मंजूर हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने कहा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया तो बेंच की जानिब से, यानी सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो इस दरख्वास्त जमानत को सुन रहा था, उस बेंच की जानिब से बार बार ये कहा गया कि इसको साइफर ना कहें। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जी इसमें कुछ लिंक्स जो है वो मिसिंग है, और ये भी उन्होंने कहा कि जी साइफर सेक्शन के जो ऑफिसर हैं शमून, जो गवाह भी हैं, उनका बयान भी उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने कहा कि जी ओरिजिनल साइफर जो है वो दफ्तर खारजा में पड़ा हुआ है, साइफर दफ्तर खारजा में ही रुक जाता है, आगे कापी प्लेन टेक्स्ट जाता है। तो अब ये समात में ये कहना कि जी वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर ये एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ कहा गया है उसका कोई ट्रांसक्रिप्ट या उसका मतन वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, तो फिर सजा जो है वो किस बुनियाद पर की गई है? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर ये मान भी लिया जाए कि साइफर जो है वो प्रोसिक्यूशन फाइल में मौजूद है, तब भी जो इल्जाम है वो ये है कि साइफर सिक्योरिटी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने मुतासर किया। अब साइफर सिक्योरिटी को कैसे मुतासर किया? क्या उन्होंने बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन साइफर जो है या उसकी डिकोडेड फॉर्म जो है या डी क्लासीफाई करने के बाद उसको वजारत खारजा से मंगवाया? यकीनन जवाब यही है कि बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी या आजम खान ने दफ्तर खारजा से वो चोरी किया? यकीनन ये इल्जाम भी नहीं है। कि अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको इस्तेमाल किया, वो सियासी मकासद कौन से थे और उस सियासी मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल कैसे किया गया? पूरी प्रोसिक्यूशन की फाइल इसके बारे में जो है वो खामोश है। और फिर एक इल्जाम ये भी है कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को खतरे में डाला। क्या पाकिस्तान के किसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान में से अपना सफीर वापस बुलाया या पाकिस्तान का सफीर अपने मुल्क से वापस भेजा? इस बारे में भी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल चुप है। वो इल्जामात जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से एफआईआर में लगाए गए हैं, वो एक इल्जाम भी अब तक के गवाहान के तमाम तर बयानात को अगर सामने रखा जाए तो एक इल्जाम जो है वो भी साबित नहीं होता। और जहां तक साइफर का ताल्लुक है, वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई गई है वो डॉक्यूमेंट फाइल में मौजूद नहीं है। तो लगता यही है, चूंकि अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इम्कानात यही हैं कि इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके खिलाफ चूंकि ऐसी शहादत मौजूद नहीं है जो इस जुर्म से उन्हें कनेक्ट करती हो, तो उम्मीद यही है कि इस केस में उनको बरी कर दिया जाएगा। मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि ये केस बुनियादी तौर पर बनता ही नहीं है, लेकिन चूंकि बनाने वाले जो हैं शायद वो ये समझते हैं कि इमरान खान को जेल में रख के वो अपने मजमूम मकासद पूरे कर सकती हैं। वो मजमूम मकासद जो है वो अब तक पूरे हुए नहीं है। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था, वो सिविलियंस का मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनमें ट्रायल के हवाले से था।
تو جب یہ ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا تھا تو پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو پھر اس پر جو ہے وہ ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے اور صوبوں کی جانب سے اپیلیں بھی فائل کی گئی تھیں، انٹرا کورٹ اپیلیں فائل کی گئی تھی، اور پھر اس فیصلے کو جو ہے سٹے کر دیا گیا تھا. تو اس پر بینچ بنایا گیا تھا جس نے آج اس کیس کی سماعت کی. جسٹس امین الدین اس بینچ کے سربراہ تھے. بنیادی طور پر یہ 6 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عرفان سعادت خان. تو اس پر مشتمل یہ بینچ تھا جس نے آج سماعت کی. تو ایک تو جواد خواجہ صاحب جو اس ملک کے سابق جج بھی ہیں، ان کے وکیل نے بینچ کے سائز پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بینچ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی تشکیل بینچ جو ہے یہ دوبارہ سے بنایا جائے اور یہ بینچ ناکافی ہے. تو اور پھر اس میں جب یہ سارے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو پھر عدالت کی جانب سے بھی یہ پوچھا گیا تو بتایا یہ گیا کہ جی 103 ملزمان جو ہیں وہ اس میں زیر حراست ہیں. تو وکیل صاحب نے یہ درخواست کی کہ جی ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ عدالتی کارروائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور عدالت اہل خانہ کو سماعت میں شامل ہونے کی، سماعت کو دیکھنے کی اجازت دے. تو جسٹس امین الدین صاحب نے اس پر فرمایا کہ جی عدالت تو پہلے سے ہی بھری ہوئی ہے، انہیں کہاں بٹھائیں گے. عدالت کو ان کے کیس سننے پر یا اس کاروائی کو دیکھنے پر اعتراض نہیں ہے، ان کا معاملہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر درخواست گزاروں کی جانب سے جو بینچ کے ساتھ ساتھ نجی وکلا ہیں ان پر بھی اعتراض کیا گیا کہ جی سرکاری اداروں کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل نے 5 اپیلیں دائر کی. بعض وزارتوں کی جانب سے نجی وکلا کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں. جب ایڈوکیٹ جنرل صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اپیلیں بھی فائل کر دی ہیں تو پھر عوام کا پیسہ جو ہے وہ نجی وکلا پر کیوں خرچ کیا جائے. یہ معاملہ جو ہے ججز کمیٹی کو بھیجا جائے تو اور ججز کمیٹی جو ہے وہ پھر اس کا فیصلہ کرے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ان کو روسٹرم پر بلایا گیا جسٹس امین الدین صاحب کی جانب سے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی کیا کسی ملزم کو سزا ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹرائل مکمل ہو گیا ہے لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس پر حکم امتناع موجود ہے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جی حکم امتناع سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ بریت پر جو ہے وہ کوئی حکم امتناع موجود نہیں ہے. تو امین الدین صاحب کی جانب سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ کچھ کی بریت ہے اور کچھ کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں اور عدالت جو ہے وہ تو پھر ان کو عدالت کو جواب یہ دیا گیا کہ جی کچھ ملزمان ایسے ہیں جن کی گرفتاری کا دورانیہ جو ہے وہ سزا میں شامل ہوگا لیکن چونکہ حکم امتناع موجود ہے اس وجہ سے فیصلے نہیں ہوئے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی جو بری ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے کی اجازت دی جائے. تو اس پر جسٹس امین الدین صاحب نے کہا کہ جی جو بری ہو سکتے ہیں ان کا فیصلہ کریں، باقی کی جو لڑائی ہے وہ چلتی رہے گی. اصل مقصد یہ ہے کہ جو رہا ہو سکتے ہیں وہ رہا ہو جائیں. تو پھر 103 ملزمان جو زیر حراست ہیں ان کی تفصیل بھی طلب کر لی گئی ہے اور ان کے محفوظ شدہ فیصلوں کی جو ہے وہ سمری بھی مانگ لی گئی ہے اور یہ پوچھ لیا گیا کہ جی کتنے لوگ جو ہیں اس میں سے بری ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بری نہیں ہو سکتے یا ان کی سزائیں ہوگی. تو اور پھر یہ ساری تفصیل جو ہے وہ 28 مارچ تک جمع کرانے کا کہہ دیا گیا ایڈوکیٹ جنرل کو. تو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 28 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے. یہ کیس پاکستان کا ایک بڑا اہم کیس ہے. میں سمجھتا ہوں جو وہ لوگ جو پاکستان میں سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں اور جو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ادارے جو ہے وہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، ان کے نزدیک یہ کیس بڑا اہم ہے اور وکلا کے نزدیک بھی یہ کیس بڑا اہم ہے. 5 رکنی بینچ کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں اس پر بہترین فیصلہ آیا تھا کہ جو سویلینز ہیں ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. لیکن اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بیانڈ دی جورسڈکشن جا کر اس فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا اور پھر اب امید یہی ہے کہ یہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. اور اگر یہ فیصلہ برقرار نہیں رکھا جاتا تو وہ لوگ جو پاکستان میں سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں یقیناً ان کو تکلیف بھی ہوگی اور پاکستان میں جو ایک رول آف لا کی بات کی جاتی ہے تو اس رول آف لا کی بات جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی کہ پاکستان کا ایک ادارہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کے جو ملزمان ہیں یا جن لوگوں پر الزام ہے ان کا فیصلہ وہ کریں گے تو پھر پاکستان میں ہر ادارے کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملزمان کا فیصلہ خود کر لے. پولیس جو ہے وہ بھی اپنے ملزمان کا فیصلہ خود کر لے، اسی طرح باقی ادارے وہ بھی اپنے ملزمان کا فیصلہ خود کر لے. ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس ملک میں بنا دیا گیا ہے
اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔